नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग जो है वो भीषण होती जा रही है। इजराइल लगातार तेहरान में तबाही मचा रहा है। हालांकि ईरान भी अपने पूरे दम के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी समझ में आ गया है। पाकिस्तान जैसे देश भी अब ईरान को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि अमेरिका से डर के कांप रहे हैं। ऐसे में ईरान का क्या होगा या फिर इजराइल का इस युद्ध में क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मोसाद को लेकर बातचीत होगी और ईरान जिस तरीके से जंग लड़ता है उसके स्टाइल को लेकर बात होगी, क्योंकि इससे पहले उसने हमास में इसी तरीके से उनके टॉप कमांडर को मारा और ईरान में भी पहले दिन से उन्होंने टारगेट किया तो टॉप कमांडर्स को। मेरे साथ हैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आप आर्म फोर्सेस में रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे इसलिए ये पहले हो जाता है कि ये कौन सा स्टाइल है। सब शुरू करते हैं कि चलो आज पहले ड्रोन भेजते हैं, कल फिर बड़ी मिसाइल, उससे बड़ी मिसाइल। ये तो सीधे टारगेट कर देते हैं कि नहीं ये एयरफोर्स का चीफ है इसको उड़ाओ, ये इंडिया उसका नेवी का चीफ है इसको उड़ाओ। ये कौन सा स्टाइल है इजराइल का मारने का? जी देखिए, मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और जो आपने स्टाइल की बात की तो इसे इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस कहते हैं, ईबीओज। यानी कि हम बहुत कम फोर्स यूज करें लेकिन हम ऐसी जगह को ध्वस्त करें या ऐसे व्यक्ति को ध्वस्त करें जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। तो इजराइल इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, कैपेबिलिटी तो हर एक राष्ट्र के पास इतनी है कि वो काफी भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन कर सके, लेकिन युद्ध क्या है? युद्ध मतलब एनिमी पर अपनी विल इम्पोज करना। अगर हमारी विल, हमारी इच्छा एनिमी मानने लग जाए तो उसका बस एक टूल है युद्ध। तो उसी के लिए ये जो इजराइल कर रहा है इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन कर रहा है, पेनेट्रेटिव स्ट्राइक्स कर रहा है और एक तरीके से प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स बोली जाएंगी, क्योंकि उसका एम जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है। तो इसलिए प्रिवेंटिव, ये कल को ईरान न्यूक्लियर डेवलप करके, बॉम्ब डेवलप करके उसे यूज ना कर पाए, इसलिए ये ऐसी प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर रहा है जो इफेक्ट बेस्ड है। और इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि कुछ टारगेट्स में ड्रोन गए, कुछ टारगेट में मिसाइल गई, कुछ टारगेट में एयरक्राफ्ट ने जाकर एयर टू ग्राउंड मिसाइल से हमला किया, लेकिन ईच एंड एवरी टारगेट उसका पूरा एक पूरा लॉजिक है उसको मारने का और उसके बहुत बड़े इफेक्ट हैं। जी सर, लेकिन ऐसा युद्ध लड़ने में मुश्किल नहीं होती जब आप बॉर्डर भी आपका ना मैच कर रहा हो, बीच में एक देश और पड़ता हो और फिर उस देश को क्रॉस करके आपको मिसाइलें मारनी, क्योंकि उस देश को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोनों के बीच में इराक पड़ रहा है। ऐसे युद्ध थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होते हैं? नहीं, युद्ध तो मुश्किल होते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, मैं इस बात में इजराइल को, अमेरिका को, इन सब देशों को प्रेस करूंगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। देखिए, आपने भी एक वीडियो शायद देखा होगा जिसमें कि बेंजामिन नेतन्याहू आज से लगभग आई थिंक 1979 का वीडियो है, जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देना है अपने प्रतिद्वंदियों को। ईरान को न्यूक्लियर वेपन न देने के लिए, न वो डेवलप कर पाए, इसके लिए पिछले 25 सालों से इजराइल तैयारी कर रहा है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, ये वॉर तो आप आज देख रहे हैं, लेकिन एवरी डे वॉर की प्रिपरेशन होती है, वॉर प्लान्स बनते हैं, एसओपीज बनती है, पूरे एक एक टारगेट के डिस्क्रिप्शन होते हैं, रूटिंग होती है। तो ये बहुत कठिन प्रोसेस है, लेकिन ये वेल थॉट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज दिन में आया, मन में आया और उठा के मार दिया। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान जैसे वो मूर्ख किस्म की कंट्रीज करती है। इजराइल जो कर रहा है पूरे प्लान के साथ कर रहा है। तो जो ये प्लानिंग इजराइल की दिख रही है, इसमें भारी अभी पड़ता हुआ कौन नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान भी जवाब देने का प्रयास कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वो भी दाग रहा है। जी, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है रोहित जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूं मीडिया में कहीं पे कोई भी उसे एड्रेस नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो इजराइल आज कर रहा है, ये इजराइल ने नींव बहुत पहले डाली हुई थी और अमेरिका पूरी तरीके से उसके साथ है। जहां तक रूस और चाइना की बात है, मैं उसको भी स्पष्ट करूंगा। देखिए, 2010 में एक स्टक्सनेट वायरस आया था जो कि अमेरिका और इजराइल ने डेवलप किया था। उसने इनके जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पीछे पहुंचा दिया था। उसके बाद 2011-12 में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की किलिंग हुई, वो भी एक जॉइंट वेंचर था अमेरिका और इजराइल का। 2020 में अमेरिका ने डायरेक्टली ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। याद होगा आपको, उस समय उड़ा था बहुत, सुलेमानी कीड़ा मर गया टाइप से मीम्स चलते थे। तो 2020 में अमेरिका ने डायरेक्टली मारा
और उसके बाद 2021 में अमेरिका ने नातांज में ब्लैकआउट ब्लास्ट भी किया डायरेक्टली। देखिए, ये अमेरिका और जो इजराइल है वो काफी दिनों से वेल प्लान वेल थॉट कर रहे हैं। अब ईरान ने गलती कहाँ की कि ईरान ने जो ट्रीटी थी एनपीटी 1968 की उसको वायलेट कर दिया, जेसीपीओए को वायलेट कर दिया, आईए की गाइडलाइंस को वायलेट कर दिया, और 3.78% जो उसको ऑथराइज था इन ट्रीटीज की तरफ से यूरेनियम का इनरिचमेंट करना, उससे उसने काफी बढ़ा करके लगभग 400 केजी न्यूक्लियर बॉम्ब इनेबल्ड न्यूक्लियर बना दिया, यूरेनियम रख लिया अपने पास स्टोरेज। ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो गया। उसके बाद आईए ने उसको टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, और जिस दिन वो मियाद खत्म हुई उसके अगले दिन इजराइल ने अटैक कर दिया। तो ये वेल थॉट है और ये पूरी तरह से लीगल एक्शन लिया जा रहा है ईरान के खिलाफ। अब इसमें रूस और चाइना का क्या रोल है? देखिए, रूस का तो रोल एकदम क्लियर है। रूस इतनी छद्म नीति कर रहा है, वो साथ दे रहा है ईरान का। वो कह रहा है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कारण ये कि आप खुद ही अगर स्टॉक पे नजर डालें तो रूसी तेल की कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। वो जानता है कि जितना ज्यादा ईरान और अमेरिका और इजराइल लड़ेंगे उतना ज्यादा रूस का फायदा होगा। जहां तक चीन की बात है तो चीन को ईरान सबसे ज्यादा ऑयल चीन को ही सप्लाई करता है। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की नजर उस ऑयल भंडार पे है जो कि ईरान के पास है, और अगर उस ऑयल भंडार पे कब्जा हो जाता है इनका विद सैंक्शंस, विद ट्रीटीज और इस तरह की चीजों से, तो चाइना के गले की नस कट जाएगी। तो चाइना की मजबूरी है ईरान को सपोर्ट करना। रूस दोनों हाथों में लड्डू है, वो सपोर्ट करके भी लड्डू ले रहा है, नहीं भी सपोर्ट करेगा तो लड्डू लेगा। अमेरिका और इजराइल का पड़ला पूरी तरह से भारी है, चाहे वो सामरिक शक्ति हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो नियम कानून अंतरराष्ट्रीय हो। तो मुझे लगता है कि इस समय, और खुमैनी की देखिए 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जैसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन करी खुमानी ने और कट्टरपंथी इस्लाम ले आया वो ईरान में, उसने सीधे से इजराइल से सारे नाते तोड़ दिए, यहां तक कि इजराइल की एम्बेसी भी बंद करके पैलेस्टीन को दे दी वो एम्बेसी। तो खुमैनी तो देखिए एक फेनेटिक, एक जिहादी, एक मुल्ला है, इसको समझ तो है नहीं, और ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि में चल रहा है। मुझे लगता है कि पूरे बॉल सेट है, पूरे गेम सेट है। जिन जिन जगहों पे अटैक, मेरे पास बहुत सामरिक जानकारी है, सारी देने की जरूरत नहीं है, जिन जगहों पे अटैक कभी आज तक नहीं किया था इजराइल ने, अमेरिका ने, वहां तक अटैक कर चुके हैं। वो जो वेपन्स वो यूज नहीं करते थे वो वेपन्स यूज करने की तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह का बयान ट्रंप ने दिया है कि ये खत्म हो जाएगा ईरान अगर नहीं सुधरा, तो एकदम आप क्लियर मान लीजिए कि बॉल सिर्फ ईरान के कोर्ट में है। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो इसको युद्ध विराम करना चाहिए, नहीं करेगा तो ये युद्ध होगा और कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी। ये युद्ध होगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस होंगे, ईरान हारेगा और मिडिल ईस्ट भी उसकी मदद नहीं करेगा। बहुत बड़ी दुर्दशा ईरान की हो जाएगी। जी रोहित जी, क्या ये युद्ध वहां समाप्त हो जाएगा अगर खामनेई सत्ता से बेदखल हो जाए या मारे जाए तो? बिल्कुल, आपने उचित जवाब दिया। देखिए, खामनेई को मारने का गुप्त प्लान इजराइल ने बनाया अभी पिछले 4 दिन पहले, और खामनेई को मारने के लिए इजराइल के पास सारे विदौल हैं। लेकिन ये अंदर की बात है कि मोसाद को सीआईए ने मना कर दिया, बिकॉज ट्रंप ने बोला कि अभी खामनेई को नहीं मारना है, और उसी के बाद ट्रंप ने बयान दिया कि खामनेई को मारा जा सकता है जिससे कि उसको वार्निंग मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर खामनेई सत्ता से उतर जाएगा या मारा जाएगा, उसके बाद अमेरिका का छद्म कब्जा होगा ईरान पे, इजराइल का प्रभुत्व होगा, और पूरी तरह से जैसे सीरिया बर्बाद हो गया है, जैसे इराक बर्बाद हो गया है, वैसे इराक की बर्बादी के बाद ही अमेरिका के पंजे से वो हटेगा। इसके बीच में चीन बर्बाद होगा इसके साथ अगर अमेरिका और इजराइल जीतते हैं। और रूस का तो मैंने जैसे बताया उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और मैं आपको बता दूं, रूस के लिए अभी बड़ा शत्रु अमेरिका नहीं है, रूस के लिए चीन है, इसलिए रूस बहुत बड़ी डिप्लोमेसी खेल रहा है इसमें। तो मुझे लगता है ईरान के हारने के साथ ही भारत के भी दोनों हाथों में लड्डू है। भारत भी बहुत अच्छी तरह से इस बार भारत ने अपनी कूटनीति, रणनीति, जो ब्यूरोक्रेसी है, डिप्लोमेसी है, बहुत अच्छे से खेली है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो करना चाहिए था वही वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ईरान अगर हार जाए, खुमैनी मर जाए, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्थिति अभी बन रही है, खबर ये है कि असीम मुनीर अमेरिका में बैठा है और पाकिस्तान का एयरबेस यूज़ कर रहा है अमेरिका, तो पाकिस्तान भी अब पीछे हट गया। पहले पाकिस्तान कह रहा था कि हम परमाणु से हेल्प कर देंगे, लेकिन फिर संसद में खड़े होकर ये बयान देना पड़ा कि नहीं, ये सब झूठ है जो बोला जा रहा है ईरान की तरफ से। तो अमेरिका क्या पाकिस्तान में बैठकर ईरान को मारने की प्लानिंग तैयार कर चुका है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही बोला था, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बेस बना करके ईरान के खिलाफ ही एक्शन लेने के लिए उसने बेस बनाया था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को देखिए इस समय एक धोबी के गधे की तरह देखिए। धोबी के आंगन में आपको खाना खाता नजर आएगा गधा, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य यही कि इसके ऊपर कपड़े लाद करके इसको चार लाठी लगा करके इसको ले जाया जाए। तो पाकिस्तान का सिर्फ यूज कर रहा है अमेरिका। जो कुछ अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट का वो यूएन में बना दिया और ये सब कर दिया, ये सिर्फ इसलिए है कि जब तक ईरान सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक पाकिस्तान से बना करके रख करके उसको यूज करना है। और पाकिस्तान यूज हो रहा है क्योंकि ये डॉलर के भूखे भिखारी, ये बहुत ही लालची प्रवृत्ति के नेताओं और सैनिकों का देश है। सर एक बात ये भी समझाएगा कि अगर 1979 के ईरान को देखें, उससे पहले के ईरान को, तो बहुत अच्छा ईरान दिखता था, बहुत खुला विचारों वाला ईरान था। दुनिया ईरान की तरफ देखती थी, 10% प्रति वर्ष उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, वो 1-1.5 साल। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही ईरान की ये बर्बादी हुई। और आज जो जंग लड़ी जा रही है, खामनेई को हटाने के बाद उसी इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक राजतंत्र को ख़त्म करना है और फिर से 1979 के पहले वाला ईरान बनाने की प्लानिंग इजराइल और अमेरिका की है। नहीं, देखिए आंशिक सत्य है, इजराइल और अमेरिका की कोई प्लानिंग नहीं है कि वो ईरान का कोई भला करे। उनकी सिर्फ कब्जा करने की, रिसोर्सेज पे कब्जा करने की, कंट्रोल करने की साजिश है। और ये बात एकदम सत्य है कि जैसे ही इस्लाम का एडवेंट हुआ, शाह रजा जब तक थे तब तक वो देश बहुत प्रोग्रेसिव था, एक दुनिया के सबसे अच्छे देशों में माना जाता था। जैसे ही इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति का मतलब क्या है? कुरान को नाफिज करो और उसमें शरीयत को नाफिज करो, उसमें जिहाद को नाफिज करो। तो जैसे ही कुरान शरीयत जिहाद आ गया वहां पर, उसकी बर्बादी शुरू हो गई। और जब तक ये कुरान शरीयत जिहाद रहेगा तब तक उसकी बर्बादी होती रहेगी। तो मुझे लगता है खुमैनी को मार के या अपदस्थ करके वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा उसको कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से उसको अमेरिका एक रिसोर्स की तरह यूज करेगा, लेकिन हाँ, इस्लाम के पंजों से वो मुक्त हो जाएगा देश। बिल्कुल। और जिस तरीके से इस वक्त कहीं भी ईरान कुछ भी अब जवाब दे सकता है कि उसका ठीक हाल पाकिस्तान वाला जैसा हो गया। नहीं, ईरान तो देखिए, खुमैनी मैंने बताया एक मुल्ला नेता है, उसके पास ना कोई सपोर्ट है, ना कोई मिलिट्री, उसके पास कोई पावर है, ना माइट है, ना वो इकोनॉमिकल पावर है। ले देकर तेल पे निर्भर है। और उस तेल को भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ भारतीय जल सेना के चीफ का अगर मूड ठरक जाए, अगर उनका मूड खराब हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे पूरा। तो ये बहुत छोटा देश है और बहुत ही इसकी कैपेबिलिटीज कम है और बुद्धि भी इनमें मुल्लों वाली। तो मैं इनसे कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता हूं कि ये अपने देश के लिए, कंट्री के लिए हित का कोई निर्णय लेंगे। इनके अंदर चाह है एक उम्मत का खलीफा बनने की, तो इसलिए ये खुमैनी इतना जो है जोश में है। लेकिन इनका कोई चर्चा मोसाद की होना लाजमी है, कहां दिख रही है आपको मोसाद? देखिए, मोसाद इज एवरीवेयर। ये मैं आपको बता दूं, मोसाद इज एवरीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया में मोसाद पेनिट्रेशन नहीं करती है। एक उसका एक इजरायलियों का एक भरोसा है भारतीयों के ऊपर, वो बहुत भरोसा करते हैं। मैंने बड़े क्लोजली काम किया इजरायलियों के साथ और कई कॉम्बैट एक्सरसाइजेस में भी साथ में रहे हैं। वो बहुत भरोसा करते हैं। मोसाद इंडिया के अंदर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर हर जगह मोसाद है। और ये जो कुछ भी कर रही है वो मोसाद। इस वाले युद्ध में जी, इस वाले युद्ध में जो चल रहा है ईरान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल इस वाले युद्ध में भी मोसाद है, अंदर से रह के इंटेल इंफॉर्मेशन देना। देखिए, अमेरिका सैटेलाइट इंटेलिजेंस में मदद कर रहा है। जो ये वेपन्स आप देखते हैं जो जा करके वहां मार रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह, इनको सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेंस की जरूरत होती है। तो सैटेलाइट गाइडेंस की, सैटेलाइट इंटेलिजेंस की मदद अमेरिका कर रहा है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का जितना भी पार्ट है वो सारा मोसाद का है। और ये बहुत अचूबे की बात नहीं है कि ईरानियन फोर्सेस के अंदर भी मोसाद के बहुत सारे ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये हारी हुई लड़ाई ईरान लड़ रहा है और इसको अगर अपने देश को बचाना है तो इसको और सुधर जाना चाहिए। मोसाद के नेटवर्क को ये नहीं हटा सकता। और देखिए, मोसाद एक, मैं आपको बताऊं, मोसाद हमारी कंट्री से, तो खैर मैं अपने देश के विषय में कुछ बोलना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन और किसी कंट्री से उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मोसाद जो है 100% मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सिविल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो क्या पुष्कल जी आगे हमें देखने को मिलेगा फिर, जैसे पहले हुआ कई देशों में कई लड़ाइयों की, पेजर फट रहा हो, लैपटॉप फट रहा हो, वॉकी टॉकी फट रहा हो, देखने को मिलेगा अभी क्या, अगर दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करना हुआ तो?
नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जो पेजर फटे हैं, जो चीजें हुई हैं, वो तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हुआ है, जो कि मिलिट्री डेवलपमेंट है। तो ये चीजें तो होंगी, और हमेशा मिलिट्री के अंदर हमेशा रोहित जी एक नियम चलता है, तू डाल डाल मैं पात पात। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार पेजर उन्होंने फाड़ा तो अगली बार भी वही स्ट्रेटजी होगी, वो कोई और स्ट्रेटजी होगी, फिर कोई और स्ट्रेटजी होगी। हम भी ऐसा करते हैं, भारत भी ऐसा करता है। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स उन्होंने यूज किए, बहुत लो ग्राउंड पे यूज किए, बहुत लो स्केल पे यूज किए। हो सकता है आपकी बार और हाई स्केल पे यूज करें, हो सकता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का कुछ यूज करें, क्योंकि मोसाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से, मतलब डिक्लेयर तो नहीं है लेकिन एक्चुअली वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको होने की वजह से उसके सारे ऑपरेटिव्स पूरी तरह से वॉरफेयर से ट्रेंड है, पूरी तरह से वो जानते हैं वॉरफेयर क्या होती है। ये किसी अन्य देश की नहीं है कि एक एजेंसी कुछ इंटेलिजेंस लाएगी, फिर दूसरी एजेंसी को देगी, वो तीसरी को देगी, फिर चौथी जाके छापा मारेगी। वहां पर मोसाद ही सारे काम कर लेती है, इंटेलिजेंस लेने से एग्जीक्यूशन करने तक। इट मींस कि इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल फोर्स ऑल्सो। तो उसकी बड़ी रचना उन्होंने अच्छी की है, उनके देश के लिए वो जरूरत थी। तो मुझे लगता है मोसाद तो किसी भी ऑपरेशन में ये शामिल रहता ही। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी डील्स हैं, यानी फाइनेंशियल बिजनेस डील्स हैं इसराइल के साथ, सब में मोसाद शामिल रहता है। ठीक है सर। फिलहाल अब आगे इजराइल और ईरान के युद्ध में जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी तो एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जुड़ेंगे ही। और युद्ध का दौर अभी चल रहा है तो ऐसी बातचीत लगातार आपको सुनने को मिलती रहेगी। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल दर्शकों से यही अनुरोध है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।